जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त केबी और इस वीडियो में हम भारत और पाकिस्तान के बीच हुए 1965 के युद्ध के बारे में बात करेंगे। तो यह जो युद्ध था हम सभी भारतीयों को काफ़ी गौरवान्वित करने वाला युद्ध रहा, क्योंकि उस समय हमारी सेना के पास में बेहतर हथियार नहीं थे। उसके बावजूद न केवल भारतीय सेना ने आधुनिक हथियारों वाली पाकिस्तानी सेना को हराया, बल्कि इनके पास में जो बेहतर क्वालिटी के एयरप्लेन थे या फिर जो इनके पास में टैंक थे, उन सभी टैंकों को भी भारतीय सेना ने नष्ट कर दिया था। साथ ही साथ लाहौर के पास तक के रीजन पर भी भारतीय सेना ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। तो इस वीडियो में हम सेनाओं द्वारा चलाए गए डिफरेंट ऑपरेशन को समझेंगे और कई मोर्चों के ऊपर लड़े गए युद्धों के बारे में भी इस वीडियो में हम जानेंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लें, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1947 की बात है। तो उस समय भारत और पाकिस्तान दो स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं और भारत में जो भी छोटी छोटी रियासतें होती हैं उन सभी को ये अधिकार दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो भारत में शामिल हो जाएं या फिर अगर आप चाहें तो आप पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में एक ऑप्शन यह है कि आप चाहें तो एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भी रह सकते हैं। तो ज़्यादातर जो रियासतें थीं वह या तो पाकिस्तान में या भारत में शामिल हो गई, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जम्मू और कश्मीर को। जम्मू और कश्मीर के उस समय के राजा थे हरि सिंह। हरि सिंह का ये मानना था कि हम जम्मू कश्मीर को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में रखेंगे और इसे एशिया का बनाएंगे स्विट्जरलैंड। लेकिन पाकिस्तान को ये बिल्कुल मंजूर नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान का जन्म धर्म के आधार पर हुआ था और जम्मू कश्मीर में मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। इसीलिए पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू और कश्मीर शामिल हो जाए पाकिस्तान में, लेकिन राजा हरि सिंह ऐसा नहीं चाहते थे। तो आज़ादी के बाद यानी कि 1947 के बाद ही यहाँ पर पाकिस्तान के जो पश्तून लड़ाके होते हैं उनके द्वारा हमला कर दिया जाता है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर के उस समय के राजा हरि सिंह के द्वारा भारत सरकार से मदद मांगी जाती है। तो लॉर्ड माउंटबेटन वे पीएम जवाहरलाल नेहरू को ये सलाह देते हैं कि पहले आप हरि सिंह से विलय पत्र के ऊपर साइन करवा लें, यानी कि जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल कर लें, उसके बाद में ही आप अपनी सेना को भेजें। तो हरि सिंह यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन करते हैं और उसके बाद में भारतीय सेना दिल्ली से जाती है जम्मू कश्मीर में और यहाँ पर जो भी पश्तून लड़ाके होते हैं या पाकिस्तानी सेना के जवान होते हैं उन सभी को बाहर खदेड़ दिया जाता है। तो पाकिस्तान की जो नज़र है वह जम्मू कश्मीर के ऊपर आज़ादी के बाद से ही रहती है और उसके बाद में पाकिस्तान यहाँ पर इंतज़ार करता है 1965 तक का। तो 1965 के पहले भी कुछ घटनाएं हुई थी, आइए उन घटनाओं को भी जान लेते हैं। दरअसल 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चीन के बीच में, उस युद्ध में भारत की हार हुई थी और इस युद्ध के ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ से जाकर के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 1962 में जो युद्ध हुआ था इसमें भारतीय सेना की हार होती है और चीन को इस युद्ध में विजय मिलती है। तो जाहिर सी बात है जब कोई देश युद्ध लड़ता है तो उस समय जो उसकी इकोनॉमिक स्थिति होती है वह थोड़ी सी बिगड़ जाती है। 1964 में जो हमारे पहले पीएम थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी भी डेथ हो जाती है और एक राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है भारत में। हालांकि कुछ ही समय बाद लाल बहादुर शास्त्री जी भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन जाते हैं। 1945 में जब विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी उसके बाद से ही अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में यहाँ पर विश्व में वर्चस्व स्थापना को लेकर के शीत युद्ध की शुरुआत भी हो चुकी थी। तो भारत यहाँ पर रूस के खेमे में शामिल था, यानी कि सोवियत संघ के खेमे में था और पाकिस्तान शामिल हो गया था अमेरिकी गुट में। और इसीलिए अमेरिका के द्वारा उन्नत क्वालिटी की आर्टिलरी गन, इसके अलावा मॉडर्न टैंक या फिर जो भी एयरक्राफ्ट हो सकते हैं फाइटर प्लेन, उन सभी को सप्लाई किया गया था चीन को। तो चीन के पास में यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ चुकी थी, यानी कि आधुनिक हथियार आ चुके थे। तो इसीलिए चीन ने ये सोचा कि हमारे पास अब एक बेहतर मौका है कि हम भारत के ऊपर यहाँ पर आक्रमण कर सकते हैं। तो उसके कुछ समय पहले यानी कि अप्रैल 1965 में एक घटना और होती है जिससे इस युद्ध को और बल मिल जाता है। दरअसल पाकिस्तान के द्वारा ये जो गुजरात के कच्छ वाला रीजन है, यहाँ पर
50% भाग के ऊपर अपना दावा कर दिया जाता है। इसको लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में थोड़ी सी झड़प भी होती है। ये आपको पता होगा, सर क्रीक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जहां पर दोनों देशों के द्वारा कुछ जो क्षेत्र हैं उनके ऊपर अपना क्लेम किया जाता है। तो इंग्लैंड आता है यहाँ पर मध्यस्थता के लिए, और उस मध्यस्थता के बाद में ये फैसला होता है कि भारत और पाकिस्तान एक साथ आकर के आपसी सहमति पर इसके ऊपर विचार करेंगे और इस विवाद का निपटारा करेंगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान ये सोचता है कि अगर हमने यहाँ पर थोड़ा सा प्रयास किया तो भारत वार्ता की टेबल पर आ चुका है, तो अगर हम कश्मीर में भी कुछ इसी प्रकार के हालात पैदा कर देते हैं तो भारत एक बार फिर से वार्ता के टेबल पर आएगा और उस समय हम कश्मीर को हासिल कर लेंगे। तो इसीलिए पाकिस्तान के द्वारा ऑपरेशन जिब्राल्टर की शुरुआत की जाती है। ऑपरेशन जिब्राल्टर के अंतर्गत 5 अगस्त 1965 को लगभग 30,000 से ज़्यादा घुसपैठी कश्मीर में पहुंच जाते हैं। तो ये आप पूरा रीजन देख सकते हैं। यहाँ पर कश्मीर में पुंछ और राजौरी की वैली की बात करें या फिर हम लोग एलओसी की बात करें, इन सभी तरफ से पाकिस्तान के जो सैनिक होते हैं वह इंटर करते हैं जम्मू और कश्मीर में, और इनका मुख्य रूप से उद्देश्य होता है कि जो भी जम्मू और कश्मीर की कनेक्टिविटी है शेष भारत से, उस कनेक्टिविटी को हम लोग काट दें। यहाँ पर जो भी ऐसे पब्लिक प्लेस हैं उन सभी के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लें, और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं उन सभी लोगों को भारत के प्रति थोड़ा सा भड़का दें, यानी कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दें जिससे यहाँ पर भारत सरकार को लगे कि जम्मू कश्मीर में स्थिति नॉर्मल नहीं है और जम्मू कश्मीर के लोग यहाँ पर विद्रोह करना चाहते हैं, जिसके लिए भारत यहाँ पर वार्ता की टेबल पर आए और फिर हम भारत से कश्मीर को अपने संघ में शामिल कर लें। लेकिन यहाँ पर कश्मीर के जो भी लोग होते हैं उनके द्वारा पाकिस्तानी घुसपैठियों का पूरी तरीके से विरोध किया जाता है। इवन पाकिस्तानी की सेना के जो भी जवान होते हैं उन सभी को कश्मीरी लोगों के द्वारा ही पकड़ा जाता है। तो भारतीय सेना ने मेजर रणजीत सिंह की अगुवाई में, मेजर रणजीत सिंह दयाल की अगुवाई में ऑपरेशन फौलाद के तहत भारतीय सेना के द्वारा हाजी पीर पास के ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। तो ये जो रीजन है पुंछ का, यहीं पर आपको मिलेगा हाजी पीर पास, जो कि वर्तमान में आज़ाद कश्मीर में है। तो यहाँ पर ऑपरेशन बक्सी चलाया जाता है पाकिस्तानी सेना के द्वारा, और उसके जवाब में भारतीय सेना यहाँ पर चलाती है ऑपरेशन फौलाद, और इस ऑपरेशन फौलाद के अंतर्गत भारतीय सेना मेजर रणजीत सिंह दयाल की अगुवाई में हाजी पीर पास के ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है। और इस प्रकार से ऑपरेशन जिब्राल्टर जो होता है पाकिस्तानी सेना का, ये पूरी तरीके से असफल हो जाता है। तो अब जब पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन जिब्राल्टर पूरी तरीके से असफल होता है तो उसके बाद में 1 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना के द्वारा ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम की शुरुआत की जाती है, और इस ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत इनके द्वारा ये जो जम्मू के पास में अखनूर वाला रीजन है इसके आसपास के क्षेत्रों में बमबारी की जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पाकिस्तानी सेना के पास में यूएसए से प्राप्त आधुनिक एयरक्राफ्ट थे, और इन्हीं एयरक्राफ्ट के माध्यम से पाकिस्तानी सेना ने अखनूर और जम्मू के आसपास के जो अन्य क्षेत्र हैं उनमें बमबारी करना शुरू कर दिया। मुख्य रूप से इनका ये लक्ष्य था कि जो मुगल रोड है उसके ऊपर हम लोग कब्जा कर लें। तो मुगल रोड की बात करें तो ये पुंछ की घाटी है, ये राजौरी है, यहाँ पर है कश्मीर की घाटी। तो इनका मुख्य रूप से टारगेट ये था कि पुंछ और राजौरी को जो कश्मीर घाटी से जोड़ता है मुगल रोड, इसके ऊपर हम लोग कब्जा कर लें। तो पूरी तरीके से जो ये श्रीनगर है या फिर कश्मीर वाला एरिया है इसको हम लोग भारत से अलग कर देंगे, और जब हम अखनूर के ऊपर कब्जा कर लेंगे तो पूरे जम्मू और कश्मीर को हम भारत से यहाँ पर अलग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर भारतीय वायुसेना और जो भी हमारी पैदल सेना होती है उनके द्वारा जवाबी कार्रवाई की जाती है, और एक बार फिर से जो ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम चलाया जाता है पाकिस्तान के द्वारा उसको यहाँ पर समाप्त कर दिया जाता है भारतीय सेना के द्वारा। तो ये आप रीजन देख सकते हैं, ये है अखनूर का रीजन। उसके बाद में अब असली लड़ाई शुरू होती है पंजाब में। तो जो हमारी भारतीय सेना थी
उनका मुख्य रूप से लक्ष्य था कि जो पूरी पाकिस्तानी सेना इस समय पहुंच गई है जम्मू कश्मीर में, इसको हम लोग थोड़ा सा शिफ्ट कर दें इस साइड में, यानी कि पंजाब के रीजन में, क्योंकि यहाँ पर लड़ाई करना आसान है। जो जम्मू कश्मीर का ट्रेन था वह काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पर हिमालय के माउंटेन्स मिलते हैं, लेकिन जो ये पंजाब वाला रीजन है यहाँ पर आपको प्लेन एरिया मिलेगा और इसी कारण यहाँ पर लड़ाई होती है आसान। तो उसी समय पाकिस्तानी सेना के द्वारा भी 8 सितंबर 1965 को पंजाब में एक स्थान होता है जिसका नाम है खेमकरण, इसके ऊपर हमला किया जाता है और इसके ऊपर पाकिस्तानी सेना के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। और पाकिस्तान की जो सेना होती है उनकी ये कोशिश होती है कि आगे चल के हम लोग अमृतसर के ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यहाँ पर सबसे बड़ा दोनों सेनाओं के बीच में टैंक का युद्ध होता है। भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के जो उन्नत टैंक होते हैं, यानी कि जो इनके पास में आधुनिक क्वालिटी के टैंक होते हैं, उन सभी टैंकों के लिए एक चक्रव्यूह की रचना की जाती है और उस समय CQHM अब्दुल हमीद की अगुवाई में पाकिस्तान के 100 से ज़्यादा टैंकों को पूरी तरीके से भारतीय सेना नष्ट कर देती है। ये आप देख सकते हैं पाकिस्तानी टैंक हैं जो कि उस समय भारतीय सेना के द्वारा पूरी तरीके से नष्ट कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो युद्ध है वह समाप्त होता है और भारतीय सेना अब बढ़ना शुरू कर देती है लाहौर की तरफ। लाहौर की बात करें तो ये आप देखेंगे यहाँ पर हमारा खेमकरण है और इसी के बाद में बाउंड्री के पास में ही आपको मिलेगा लाहौर। तो भारतीय सेना अब यहाँ से लाहौर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। लाहौर की तरफ जब भारतीय सेना बढ़ती है तो यहीं पर एक पड़ता है बरकी गांव। बरकी गांव के पास में 8 सितंबर 1965 को ही भारतीय सेना और पाकिस्तानी सेना के बीच में एक बार फिर से युद्ध होता है और इस युद्ध में भी भारतीय सेना असल उत्तर की युद्ध की तरह पाकिस्तान के 84 टैंकों को एक बार फिर से नष्ट कर देती है। और इस युद्ध में सिख रेजिमेंट की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी के साथ साथ भारतीय सेना के द्वारा बरकी गांव और यहाँ पर जो पुलिस चौकी होती है उसके ऊपर भी अपना अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। उसके बाद में भारतीय सेना पुनः आगे बढ़ जाती है लाहौर की तरफ। तो लाहौर की तरफ जब बढ़ती है तो फिर एक युद्ध होता है डोगराई का युद्ध। डोगराई के युद्ध में 3 जाट बटालियन जो कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी थी, इसके सैनिकों के द्वारा रात में ही पाकिस्तान के डोगराई पर हमला कर दिया जाता है और उस समय जो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं जिनका नाम होता है डेसमंड हेड, तो इनके नेतृत्व में भारत के द्वारा 20 सितंबर तक लाहौर के पास में जो डोगराई कस्बा होता है उसके ऊपर अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। यानी कि लाहौर से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डोगराई कस्बे के ऊपर तक भारत का पूरी तरीके से अधिकार हो जाता है। इस युद्ध की अगर हम लोग बात करें तो पैदल सेना ने तो काफ़ी अहम योगदान दिया ही था, उसके साथ साथ भारतीय वायुसेना ने इस युद्ध में अपनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के पास में उस समय उन्नत किस्म के एयरक्राफ्ट थे, उसके जवाब में भारत के पास में उतने ज़्यादा बेहतर एयरक्राफ्ट तो नहीं थे, लेकिन भारतीय सेना ने अपने शौर्य और हौसलों के दम पर पाकिस्तान के इन उन्नत एयरक्राफ्ट को भी नष्ट किया और उस समय के जो हमारे एयर चीफ मार्शल थे अर्जन सिंह, इनके नेतृत्व में पाकिस्तान के 73 विमान जो हैं वह तो या तो मार दिए गए या फिर वह कहीं पर गायब हो गए। तो इस प्रकार से भारतीय वायुसेना ने भी अपना यहाँ पर अहम योगदान दिया था। तो मैंने आपको बताया कि भारतीय सेना 20 सितंबर तक लाहौर के आसपास पहुँच चुकी थी। उसके बाद में सोवियत संघ और USA के मध्यस्थता के बाद में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के द्वारा 22 सितंबर 1965 को युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया जाता है और 23 सितंबर को युद्ध विराम की यहाँ पर घोषणा कर दी जाती है। तो 15 अगस्त के बाद में जो यह युद्ध शुरू हुआ था वह फाइनली जाकर के 23 सितंबर को समाप्त हो जाता है। लेकिन जब यह युद्ध समाप्त होता है तो उस समय तक भारत के द्वारा पाकिस्तान के 1920 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया जाता है। इसकी तुलना में पाकिस्तान के पास में भारत का मात्र 540 वर्ग किलोमीटर हिस्सा आता है। इस युद्ध में भारत के 3000 बहादुर जवान शहीद होते हैं, जबकि पाकिस्तान के 3800 सैनिक इस युद्ध में मारे जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप रीजन देख सकते हैं जिन रीजन को पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया था और वे रीजन जिनको ऑक्युपाई किया था भारत ने।
तो ये जो आप पूरे रेड कलर का एरिया देख रहे हैं, जैसे कि श्रीनगर के मैंने आपको बताया हाजीपीर पास यहाँ पर है, उसके ऊपर भी भारत ने अधिकार कर लिया था। उसके बाद में ये आप ऊपर जाएंगे, आज़ाद कश्मीर का हिस्सा यहाँ पर भारत ने अधिकार कर लिया था। कारगिल के पास में भी भारत ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। फिर आप देखेंगे ये अखनूर के पास का जो रीजन है पाकिस्तानी, यहाँ पर भी 470 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर भारत ने अधिकार प्राप्त कर लिया था। और लाहौर से ये आप देखेंगे तो 360 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर भी भारत ने अपना अधिकार प्राप्त कर लिया था। बाकी अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान की, तो ये आप देखेंगे पाकिस्तान ने 490 स्क्वायर किलोमीटर जो एरिया है वह इन्होंने जम्मू कश्मीर के पास अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था, और 50 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इन्होंने यहाँ पर पंजाब और राजस्थान के पास में अधिकृत कर लिया था। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि भारत के द्वारा बहुत ही जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है पाकिस्तान के, उनके ऊपर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया गया था। इस युद्ध में भारतीय सेना को गौरवान्वित करने वाले बहुत सारे जो हमारे सिपाही थे या हमारे सेना के अधिकारी थे उनको सम्मानित किया गया। जैसे कि 1965 के युद्ध में योगदान के लिए जोगिंदर सिंह ढिल्लन को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और ये भारतीय सेना के इतिहास में पहले ऐसे अधिकारी हैं जिनको पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा अब्दुल हमीद जी को, मेजर रंजीत सिंह दयाल को, लेफ्टिनेंट जनरल AB तारापोर को यहाँ पर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। और फाइनली जब ये युद्ध समाप्त होता है उसके बाद में सोवियत संघ के द्वारा ताशकंद में भारत और पाकिस्तान को समझौते के लिए बुलाया जाता है। तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति होते हैं अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी। ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद में इस युद्ध के बाद में दोनों देशों के बीच में होता है ताशकंद समझौता। अब ताशकंद समझौता जो है ये आप कह सकते हैं कि भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहा, क्योंकि आपने देखा कि किस प्रकार से भारत ने 1940 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर कब्जा कर लिया था। तो इस समझौते के बाद में सबसे पहले यह सहमति बनी कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा थी दोनों देशों के बीच में लड़ाई के पहले, वही सीमा एक बार फिर से होगी, यानी कि पहले वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ऊपर सहमति बनी। फिर ये हुआ कि जो भी अधिकार किए गए क्षेत्र हैं, यानी कि भारत ने जो पाकिस्तान के क्षेत्र पर अधिकार किया है या पाकिस्तान ने जो भारत के क्षेत्र के ऊपर अधिकार किया है, उन क्षेत्रों को वापस यहाँ पर किया जाएगा। जो हमारे प्रिजनर ऑफ वार्स यानी कि जो भी युद्ध बंदी है, यानी कि युद्ध के दौरान जिन भी सैनिकों को पकड़ा गया है भारत के द्वारा पाकिस्तानी सैनिकों को या फिर पाकिस्तान के द्वारा भारतीय सैनिकों को, उन सभी की वापसी की जाएगी। तो ये उस समय के ताशकंद समझौते के कुछ प्रावधान हैं जो कि आप कह सकते हैं कि भारत के लिए यहाँ पर बेहतर नहीं थे, क्योंकि भारत पूरी तरीके से इस युद्ध में विजेता रहा था, लेकिन उसके बाद में भी भारत को यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं मिला। और ताशकंद समझौते के दौरान ही लाल बहादुर शास्त्री जी की रहस्यमयी तरीके से डेथ भी हो जाती है। तो इस वीडियो में हमने समझा कि किस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के बीच में यह युद्ध लड़ा गया था। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग 1967 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें भारतीय सेना ने 1962 की युद्ध का बदला ले लिया था, उस युद्ध के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे ज़रूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।